जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हम सबको पता है कि बिहार का चुनाव भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा और देश की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करने वाला है। और बिहार के चुनाव में पूरा गोदी मीडिया और चुनाव आयोग इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से एनडीए की सरकार बनाई जाए। जो चुनाव आयोग को करना था, लाखों नाम कटवाने थे, हटवाने थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने नई कारस्तानी शुरू कर दी, जो उन्होंने जिसकी शुरुआत सूरत गुजरात से की थी कि वहां पर जो अपोजिशन के जितने भी कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, उनको खरीद लिया। उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध जीता। यही उन्होंने बिहार में करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट्स की भी जो नॉमिनेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया, हास्यास्पद आरोपों पे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये जब महसूस किया, जब उन्होंने देखा कि वहां पे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जिसको इसलिए खड़ा किया गया था और प्रशांत किशोर को इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया था कि गोदी मीडिया दिखाएगा कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े कंटेंडर बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हों, वो आरजेडी से विमुख होकर प्रशांत किशोर को वोट दें, महागठबंधन के वोट डिवाइड हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी जीत पाए। लेकिन प्रशांत किशोर ठहरे पुराने खिलाड़ी, वो भी बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे चढ़ के राजनीति शुरू की। उसके बाद जिस कंधे पे खड़े हुए थे उसी को लात मारी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को पहले पछाड़ा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेके, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी दगा दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी से अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन बिहार के अंदर जो प्रशांत किशोर जैसा शूल उनके हृदय में वेध रहा था, उससे हटाने के लिए उन्होंने 3 कैंडिडेट प्रशांत किशोर के, उनके नॉमिनेशन को उन पे दबाव डाल के, वहां पे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भेज के जो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन वापस करवा दिया। और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत कर ली, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि प्रशांत किशोर जिसका वो प्रयोग करना चाहते थे महागठबंधन का नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्होंने उच्च जाति के लोगों को कैंडिडेचर देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही धोखा दिया जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिया था। प्रशांत किशोर भी आज की तारीख में आग उगल रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और बिल्कुल वही परिस्थिति पैदा हो गई है जो कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की थी। अच्छा, इसके बाद जो बात मैं पिछले 2-3 वीडियो से कह रहा था और जो मुझे लग रहा था, सच में लग रहा था, कि महागठबंधन एक रणनीति के तहत चल रही है। और वहां पे जो 11 कैंडिडेट्स हैं, जो कि जहां पे महागठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार की रणनीति है, जिससे कि अगर 2 पार्टी से 2 कैंडिडेट खड़े होंगे तो एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और उसके बाद अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे कि अपना गठबंधन के साथी को हराकर एनडीए के साथी का अपना वोट ट्रांसफर करा दें, जिससे 2-4 हजार से वोट होने वाले की जो डिफरेंस होता है उसकी भरपाई कर सकें और एनडीए के कैंडिडेट को जिता सकें। इसके विपरीत एनडीए में कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो महागठबंधन के साथी हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं और इंडिपेंडेंट खड़े होकर वही काम कर रहे हैं जो महागठबंधन के होने वाला है। लेकिन जब अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर बिहार गए, उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और आज 23 तारीख को जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि ये मेरी वीडियो आप 24 तारीख को देखेंगे तब तक आपको पता चलेगा उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। लेकिन जिस प्रकार से एक कहावत है, तो डाल डाल में पात पात, उसी प्रकार से महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से वार पे प्रतिवार करना शुरू किया, एक कैंडिडेट जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थी, उनका कैंडिडेचर इसलिए वापस करा दिया गया कि उन्होंने जो जातीय प्रमाण पत्र दिया था उस पे पहले तो उन्हें टाइम दिया गया कि इस डेट तक आइए, अपने दस्तावेज पेश कीजिए, और जब वो अपने वकील के साथ वहां पहुंची चुनाव अधिकारियों के पास, तो उन्होंने बिना उनकी सुनवाई किए हुए, जबकि उन्होंने डेट दी थी, उन्होंने उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया और कहा
कि आप जाइए और कोर्ट जाइए और कोर्ट में अपनी बात रखिए। तो ऐसा लगा कि एक सीट ऐसी है जो निर्विरोध एनडीए गठबंधन को मिल जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब उस कैंडिडेट से बात की जिसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ था, कल मैंने उनकी वीडियो भी देखी, किस प्रकार से फूट फूट के वो रो रही थी और अपने साथ हो रहे अन्याय को बता रही थी कि जहां उनके जातीय प्रमाण पत्र पे उन्हें कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया, वहां पे एनडीए गठबंधन के उसी कैंडिडेचर को जिस व्यक्ति ने अपने जो फॉर्म दिया था उसमें जातीय प्रमाण पत्र उस डेट के बाद दिया था जिसके पहले दिया जाना अनिवार्य था, लेकिन उसके कैंडिडेचर को एक्सेप्ट कर लिया। तो चुनाव आयोग न केवल वोटों का नाम काट कर बल्कि उसके बाद इस प्रकार से जो महागठबंधन के लोग हैं उनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट करके और एनडीए कैंडिडेट्स के उसी दोष पर उनके कैंडिडेचर को एक्सेप्ट करके आगे जो उन्होंने कार्यवाही और अपनी नीति बनाई है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इससे वहां पे उस क्षेत्र के अंदर जहां पे आरजेडी कैंडिडेट के कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया गया, वहां पे तेजस्वी यादव ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि बीजेपी के एक्स एमपी के बेटे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट अपना कैंडिडेचर वापस किया है, फाइल किया है, उनसे संपर्क किया और क्योंकि वो बीजेपी से रुष्ट थे इसलिए इंडिपेंडेंट उन्होंने कैंडिडेचर अपना फाइल किया था, उनसे संपर्क किया कि आरजेडी आपका समर्थन करेगी। और ये बात बिल्कुल सच है जो वहां के लोग बता रहे हैं जिनसे मेरा संपर्क हुआ कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको आरजेडी का और महागठबंधन का समर्थन मिलेगा वो 100% वहां से चुनाव जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से महागठबंधन ने जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां पे निर्णय लिया वो एक एक करके तेजस्वी यादव ने नहले पे दहला मारा। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड चला था एनडीए गठबंधन ने कि जितनी वहां पे महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपए का ऋण दिया था और ये कहा था कि जो काम ऑलरेडी आप कर रही हैं उसको आगे बढ़ाइए और अगर आप इस काम को ठीक से चलाएंगी तो और पैसे दिए जाएंगे। तो 10,000 रुपए ये स्कीम चल रही है बिहार के अंदर 19 साल से और ये इसलिए स्कीम चलाई गई थी कि इसमें महिलाओं को सरकार की सहायता से आगे बढ़ाया जाए, वो महिलाओं को इकट्ठा करें और उसके बाद सामूहिक रूप से ऐसी प्रयास करें जिनके अंदर रोजगार सृजन हो। तो एक टीवी कार्यक्रम में मैं देख रहा था, वहां पे जो एंकर महोदया ने पूछा कि जब ये 19 साल से कार्यक्रम चल रहा है और 19 साल से इसका उद्देश्य था महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करने का, स्वावलंबी बनाने का, तो 19 साल में अगर महिलाएं इस उद्योग के माध्यम से स्वावलंबी बन गई तो इनको 10,000 रुपए का ऋण देने की क्या आवश्यकता थी। अगर जिन लोगों ने अच्छा कार्यक्रम को चलाया उनको अनुदान देना चाहिए था और जिन्होंने नहीं चलाया उनसे पैसे की वसूली करनी चाहिए थी। जेडीयू के व्यक्ति ने बताया कि साहब ये जो कार्यक्रम है इसमें हम ये ऋण दे रहे हैं और ऋण दे रहे हैं जबकि वो पैरों पे खड़े हो गए जो कि एंकर महोदया ने कहा, लेकिन उनका जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में जब ये कहा कि इन महिलाओं को जिनको ये इस प्रकार से छोटे छोटे उद्योग समूह बनाकर प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, 10,000 का ऋण दे रहे हैं, इनको हम 30,000 रुपए इनको महीना देंगे और उसके बाद हम हर परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी देंगे। उससे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, एनडीए की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनको नहीं समझ में आया कि इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए गोदी मीडिया के अंदर अगर आप कल देखेंगे 22 तारीख को सारे के सारे गोदी मीडिया में एक ही कार्यक्रम चल रहा था। एक तो कार्यक्रम ये चल रहा था कि तेजस्वी यादव ये करोड़ों रुपए और 150 करोड़ और 200 करोड़ रुपए और इतने करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे करेंगे जो बजट के आसपास है, बजट से थोड़ा कम है। तो तेजस्वी यादव से ये प्रश्न पूछ रहा है गोदी मीडिया और एक दूसरा प्रश्न उठा रहे थे किसी प्रकार से शमा मोहम्मद जो केरला के अंदर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया जो कि आज तक का उसका रिकॉर्ड है जो वन ऑफ द बेस्ट है और उसको क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया। शायद उसको इसलिए शामिल नहीं किया गया कि वो मुसलमान है। एक तो हिंदू मुसलमान करने का गोदी मीडिया ने अपना कार्यक्रम चलाया और दूसरा ये प्रश्न पूछने का प्रयास किया कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो ये आश्वासन दे रहे हैं ये कैसे पूरा करेंगे, जबकि यही गोदी मीडिया 2013 में इतना ज्यादा स्वतंत्र था जबकि मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कहां से व्यवस्थित होगा। उसमें मोदी जी का जवाब केवल इतना था कि जो ब्लैक मनी
पूरे विदेशों में जमा है, जो लाखों अरबों करोड़ों रुपए जमा है उसको वापस लाएंगे और हर एक परिवार को देंगे, और जिस प्रकार से चुनाव को लूटा गया था। तो तेजस्वी यादव को एक सलाह में देना चाहता हूं एज ए फाइनेंस प्रोफेसर कि देखिए, हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जो लाख 2 लाख 3 लाख का लोन लेते हैं, जब वो अपने लोन को वापस नहीं करते हैं तो उनको या तो खुदकुशी करनी पड़ती है या पुलिस उनको घसीट के ले जाती है, जेल के अंदर डाल देती है, लेकिन उनका ऋण माफ नहीं करती। लेकिन हमारे भारतवर्ष के अंदर 14-15 लाख करोड़ का ऋण माफ हुआ है बड़े बड़े पूंजीपतियों का पिछले 11 साल में, और छोटे लोगों का ऋण माफ नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में केवल किसानों का ऋण माफ हुआ था, लेकिन बड़े लोगों का ऋण माफ न किया जाए, और जिस प्रकार से बिहार के अंदर एक बड़े उद्योग समूह को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में सालाना में दी गई है, उस प्रकार से अगर वहां पर बड़े उद्योगों को सहूलियत दी जाए, उनसे पूरा पैसा वसूला जाए, उनके ऋण माफ न किए जाएं और उनको एक प्रकार से रिकमेंड न किया जाए, तो बड़े लोगों से पैसा वसूल करके अगर छोटे लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी तो पैसे की बिहार के अंदर कोई समस्या नहीं होगी। और तेजस्वी यादव ने जो एक कार्ड ढूंढ ली है 10,000 रुपए का ऋण देने की, क्योंकि जिस महिला को 10,000 का ऋण मिल रहा है, जिसको उसको वापस भी देना है, और एक तरफ उसको सरकारी नौकरी का आश्वासन मिल रहा है, जो करीब 40% बिहार की महिलाओं को अगर मिल गया तो बिहार, और ये पैसा क्योंकि औरतों को मिलेगा इसलिए वो इधर उधर के कार्यक्रमों में भी व्यतीत नहीं होगा, व्यसनों में भी नहीं जाएगा और परिवार की उन्नति में काम करेगा। तो जहां बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर एक परिवार के अंदर एक महिला को भी 30,000 की नौकरी मिल गई तो घर के अंदर आर्थिक स्थिति उनकी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये जो तेजस्वी यादव ने दांव खेला है, हर मोर्चे पे खेला है, और जिस प्रकार से अशोक गहलोत की तेजस्वी यादव से बैठक हुई है और उसके बाद सारे इश्यूज को सॉल्व करके 23 तारीख को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और 24 तारीख को जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा महागठबंधन के अंदर कोई गांठ नहीं थी और सारी गांठें केवल एनडीए के अंदर है, जिसको चुनाव आयोग सुलझाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें वो असफल इसलिए होने वाला है कि बिहार की जनता में हर समाज के अंदर, हर वर्ग के अंदर, हर आयु वर्ग के अंदर और विशेष तौर पर युवा वर्ग के अंदर एनडीए के प्रति जो एक क्रोध है, उसको देखते हुए 14 नवंबर के लिए मैंने अपना हवाई जहाज का टिकट पटना जाने के लिए और वहां पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए और वहां जाकर बधाई देने के लिए बुक करा लिया है। और आशा है वहीं से फिर मैं आपको संबोधित करूंगा और आपको एड्रेस करूंगा और बताऊंगा कि वहां पे महागठबंधन की सरकार बन गई, अगर चुनाव आयोग अपने कुछ प्रयासों में सफल नहीं हुआ। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।